चलिए वेकअप जिंदगी में अब वक्त हो गया है आपको उन खबरों से रूबरू कराने के लिए जो आज तमाम अखबारों की हेडलाइंस बनी हैं। तो चलिए रुक करते हैं अलग अलग अखबारों का। दैनिक जागरण, अब 5.5 घंटे में दिल्ली से आप लखनऊ का सफर तय कर सकते हैं, क्योंकि कल चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया है इस एक्सप्रेसवे का, जो आगरा और लखनऊ को कनेक्ट करता है। ऐसे में अगर आप दिल्ली से लखनऊ जाना चाहते हैं तो आप महज 5.5 से 6 घंटे में सफर तय कर सकते हैं। पहले जब आप जाते थे एक्सप्रेसवे से, यमुना एक्सप्रेसवे से जाते थे, तो आपको करीबन 7 से 8 घंटे लग जाते थे। अब आपका 1 घंटा कम हो सकता है। लोन पर बड़ी राहत मिली है नोटबंदी को देखते हुए। आरबीआई ने यह ऐलान किया है कि जो लोग अपनी गाड़ी या मकान का लोन भर रहे थे उनको थोड़ी सी रियायत दी जाए। तो सभी लोन की किश्तें जो है 2 महीने नहीं भरी तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। हम आपको बता दें कि ये रियायत जो है वो 31 दिसंबर तक दी गई है। तो यानी कि उन लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जो इस वजह से परेशान थे कि वो कैश जो प्रॉब्लम है उसको लेकर ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। तो चलिए, आज 14वां दिन है नोटबंदी का, लेकिन देश में कैश की किल्लत कम नहीं हुई है। एटीएम और बैंकों के आगे लोग अभी भी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और लंबी लाइनों में लगना उनकी मजबूरी है, क्योंकि 2500 का कैश लिमिट करने के बावजूद देश के एटीएम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मायूस होकर बगैर पैसा निकाले और घंटों बर्बाद कर घर लौटने वालों की तादाद अभी भी बेहद ज्यादा है। इसके साथ ही शादी वाले घरों को 2.5 लाख रुपए की निकासी पर आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नोटबंदी के बाद शादियों के लिए बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की 2.5 लाख रुपए की लिमिट पर आरबीआई ने कड़ी शर्तें लागू कर दी हैं। सोमवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि खाते से 8 नवंबर की तारीख में जितना बैलेंस था उसी के दायरे में पैसा निकालना होगा। 30 दिसंबर तक बैंक अकाउंट से केवाईसी नियम पूरे करने वाले ही सिर्फ 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। जिनकी शादी हो रही है वो या फिर उनके माता पिता ही ये रकम निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ही पैसे निकालने की इजाजत होगी। अकाउंट में नोटबंदी लागू होने से पहले 8 नवंबर तक जितना पैसा था उसी लिमिट में रकम निकाली जा सकती है। जैसे 8 नवंबर रात 12 बजे से पहले तक अकाउंट में अगर 50,000 रुपए थे, लेकिन 9 नवंबर को आपने उसमें 2 लाख रुपए और जमा कर दिए, तो आप सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। बैंक में सबूत के तौर पर शादी का कार्ड, लड़के लड़की का नाम, उनका आइडेंटिटी प्रूफ, शादी की तारीख और एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। नोटिफिकेशन में आरबीआई ने लोगों को कैशलेस पेमेंट की सलाह भी दी है। इसमें कहा गया है कि बैंकों को शादी वाले परिवारों को चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, मोबाइल ट्रांसफर और इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लोगों को भी सलाह दी है कि अगर वो पैसा निकालते हैं तो उसका उपयोग वहीं करें जहां सिर्फ कैश में ही पेमेंट हो सकता है। और इन्हीं तमाम खबरों पर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फैजल इमाम मलिक जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 14वां दिन है आज नोटबंदी का, कतारें लगातार वैसी लगी हुई हैं और 17 बार जो है वो नियम चेंज हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहा है आम जनता के साथ। कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आप जनता की सहूलियत के लिए कर रहे हैं ये सब चेंजेस, लेकिन उससे भी जो बहुत गरीब तबका है उसको कोई राहत नहीं मिल रही। तो मैंने जी अभी तक जो बातें देखी, हम लोगों ने जो चीज़ें सामने आई हैं, और बार बार जब आप नियमों को बदल रहे हैं तो खुद आपको ये लग रहा है कि आपने कितनी ज़मीनी स्तर पर काम किया होगा, होमवर्क किया होगा। अभी कल ही उत्तर प्रदेश के कई गाँव के इलाके में जाना पड़ा मुझे, और सुबह लगभग 6-7 बजे निकले तो तब से लाइन लगी हुई थी वहाँ ग्रामीण इलाकों में। तो जाहिर है कि जिस तरह की परेशानियां हैं वो परेशानी हैं हमारे सामने। लोगों ने तरह तरह की चीज़ें, अब नियम बनाए, कायदे बदले जा रहे हैं, जिसका उल्लेख आपने भी किया। तो एक जब तक आपने बड़ा होमवर्क कर लिया होता तो शायद ये परेशानियां नहीं होती। परेशानियां जस की तस बरकरार हैं। आप बार बार नियम बदल रहे हैं। अब 50,000 जिसका 8 तारीख से पहले था उससे ज़्यादा नहीं निकालने की चीज़ें आ रही हैं। फिर और भी सारी जो अभी किसानों को लेकर के 500 का नोट पुराना चलेगा, वो भी कल आपने नियम बदले। तो ये सारी चीज़ें पहले भी की जा सकती थी। अगर आपको लगता था कि इस तरह से परेशानी होगी तो इन परेशानियों का उल्लेख परेशानियों का आपने होमवर्क कर लिया होता और उस पर काम कर लिया होता, उसके बाद ये फैसले लिए गए होते तो मुझे लगता है कि इतनी परेशानी नहीं होती।
और जो हो रहा है वो सामने है, लोगों की मौतें भी हुई हैं इसमें। तो आप अपनी हकीकत से मुंह चुराना भी, अब सरकार अगर हकीकत से मुंह चुरा रही है अब, तो ये भी सही नहीं है इस देश के लिए। क्योंकि आप जब तक बार बार हम बात कर रहे हैं कि आम लोगों को फ़ायदा होगा, गरीब लोगों को फ़ायदा होगा, गरीब इस देश की बड़े तबकों को फ़ायदा होगा, काला धन सामने आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बड़े तबके को उसका फ़ायदा मिल रहा है। जी, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे गांव की आपने बात की और जाहिर बात है हम भी देखते हैं और हमने भी हमारे भी जैसे रिपोर्टर्स गांव में पहुंचे हैं, लोग रो रहे हैं क्योंकि उनको खाने के पैसे नहीं हैं। जो दिहाड़ी के मजदूर हैं वो कैसे आप उनको कह सकते हैं कि आप कार्ड चलाइए, आप कार्ड के लिए प्रेरित कीजिए। हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर हम अपने ही घरों में देखें तो शायद हमारे पेरेंट्स को भी कार्ड चलाना इतना कन्वीनियंट नहीं लगता है जितना उनको कैश पेमेंट पर कन्वीनियंट लगती है। देखिए, आप आरबीआई के अब कैशलेस पेमेंट की, कैशलेस किसके, जिनके पास बैंक खाते नहीं है, जो अब गांव में, जिन गांव देहातों में कल पूरे करीब 20-25-30 गांव में मैं गया था, तो वहाँ जिस तरह की अफरा तफरी है, सही कहा कि खाने के पैसे नहीं, इलाज के पैसे नहीं है, जो आप बुनियादी चीज़ें हम लोगों के पास भी शहर में अब रोज़ रोज़ जाके कतारों में लगना हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। गांव में भी वही हाल है। पैसा अब 2 लाख रुपए, 3 लाख, पता चला कि 3 लाख रुपए 3 दिन में 3 लाख रुपए होते हैं, आते हैं बैंक में, और आते हैं और वो बढ़ जाते हैं। फिर लोग जो खिड़की के पास तक पहुंच के बहुतों को पैसा नहीं मिलता है, और आप कह रहे हैं कि कैशलेस। अब आरबीआई के लोगों को भी, जो अधिकारी बैठे या एयर कंडीशन कमरे में बैठ के फैसले लेते, उन्हें गांव में जाना चाहिए कि उनके पास, आप कहते मोबाइल से पेमेंट करो, मोबाइल उनके पास मोबाइल वो जिसमें एंड्रॉयड नहीं है, वो जो स्मार्टफोन जिसको कहते हैं, बहुतों के इस मुल्क में बड़ी आबादी के पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन, ये स्मार्टफोन तक नहीं है, और आप उनसे कह रहे हैं कि मोबाइल से पेमेंट कीजिए, कैशलेस पेमेंट कीजिए, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो उनकी समझ में भी नहीं आएंगे। तो आप उनकी परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, आप सिर्फ नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, चूँकि आपको लग रहा है कि हाँ ये गड़बड़ तो हो गई है, गलती तो हुई है, अब कैसे इसको सुधारा जाए, तो रोज अपने अमेंडमेंट कर रहे हैं, अपने नियमों को में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन ये बदलाव बहुत नजर नहीं आ रहे हैं कहीं सामने कि इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है, बल्कि नियम और कायदे कानून जो रोज रोज बदल रहे हैं, इससे आपकी फजीहत ज्यादा हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। और जाहिर सी बात है, जो कायदे कानून बदल रहे हैं, 17 बार कायदे कानून बदल चुके हैं, ऐसे में ये समझ में आ जाता है कि कितना आपका ग्राउंड लेवल पे काम हुआ था। बहुत सारी माइनर सी चीजें हैं जो आपको पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आप अब एक्सपेरिमेंट्स करने में जुटे हैं। हालांकि फायदा क्या होगा इससे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। नोटबंदी के लिए लगी लंबी लाइनों ना सिर्फ परेशान कर देने वाली है, बल्कि जानलेवा भी अब साबित होने लगी है। अभी तक देश के करीब 60 लोगों की मौत नोटबंदी के बाद पैदा हुई परिस्थितियों की वजह से हो चुकी है। सोमवार को नोटबंदी पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम से एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। यहाँ के एक बुजुर्ग की मौत बैंक लाइन में लगे रहने के दौरान हो गई। सब्जी विक्रेता 50,000 राशि के 500 और 1000 रुपए के नोट जमा कराने के लिए कतार में लगा था। ये घटना पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बैंक की शाखा के बाहर हुई। यहां दिन के करीब 2:30 बजे सतीश शर्मा कतार में खड़े खड़े गिर गए। उनके साथ उनका एक दोस्त भी कतार में था। पुलिस ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम के निवासी शर्मा कतार में 11:30 बजे से खड़े थे। पैसे बदलवाने गए थे, तब हुई है उनकी। अच्छे भले थे, कुछ भी नहीं था। आज सुबह 7:45 बजे बोले कि लाइन में लगने गए कि घर में कुछ इनको शायद पैसा भी आया था जब शादी में गई थी, तो लिफाफा में जो 500 के नोट था, 2 और 1000 के था, जो ये बोली कि भाभी चेंज करा ले। बेहोश होके गिर गए वहीं पे लाइन में। वही से फोन है, ऐसे ऐसे तबीयत खराब है, फिर हॉस्पिटल वगैरह ले गए। पैसे जमा भी नहीं, ना कुछ। तो कितनी मौतें हो गई हैं इसका आंकड़ा आप देख सकते हैं। और इसी 14 दिन के दौरान लाइन में लग के मौत होगी, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई वर्कलोड की वजह से मर रहा है, बच्चे का इलाज नहीं हुआ है उसकी वजह से मौत होगी। आपसे जानना चाहूंगी फैजल इमाम, अगर हम राजनीति को एक तरफ रख लें, संवेदनशीलता कहाँ पर चलेगी? इन सब चीजों से आंखें कैसे मूंद सकती हैं? ऊपर से सरकार कह रही है कि इन सब की जांच हो गई, जो चला गया वो तो चला गया, जांच क्या होगी? नहीं, ये सब देखिए, अब सिर्फ कहने को बहुत सारी चीजें कि हम दलीलें दें, अपने पक्ष की में बातें रखें, लेकिन ये परेशानी जो हो रही, जो 50-60 लोगों का जिक्र आपने किया कि मौतें हुई हैं, कल भी
दिल्ली जैसे शहर में जिस तरह की तकलीफ़ें हो रही है, तो हम समझा जाता है कि देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ रिमोट इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ कितनी परेशानी हो रही होगी। क्योंकि आज 2000 आज बहुत बड़ी रकम नहीं होती है तमन्ना जी। 2000 आप अपने बच्चों के ट्यूशन फीस अगर देने जाएं हम तमाम लोग, तो कई स्कूलों में 5-5, 6-6, 7-8 हज़ार, आप एक दिन में 2000 निकाल लें, फिर दूसरे दिन हिम्मत नहीं होगी आपकी कि लाइन में कतार में फिर खड़े हों। आपने बोला जैसे कि 14 दिन में अगर 17 बार कानून नियम बदले आप, तो जिससे आपकी स्थिति का पता चलता है कि सरकार आज कहाँ खड़ी। सरकार कटघरे में खड़ी है। ठीक है कि फैसले लिए आपने, काला धन वापस लाने का फैसला लिया, एक लोगों ने इसे बहुत कई लोग पॉजिटिव वे में भी लिया, लेकिन आपने चीज़ों को बहुत समझने की कोशिश नहीं की, या समझा नहीं, या उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की परेशानी हो जाएगी। और अब परेशानी है, मौत हो रही है, और मौत पे आप मौतों के बाद फिर किस तरह की आप जांच इंक्वायरी बैठाएंगे। इंक्वायरी तो हमारे यहाँ जांच तो बरसों बरस चलती रहती है, उस जांच का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने बहुत सारे इंक्वायरी, बहुत सारे कमीशन देखे, वो कमीशन के जो रिपोर्ट आई वो भी कहाँ गुम हो गई, कहाँ गायब हो गए, ये भी हम लोगों ने देखी। तो इस तरह की जांच रिपोर्ट, कमीशन, ये सब सिर्फ भरमाने का एक तरीका, इससे कोई बहुत बड़ा नतीजा निकला। नतीजा यह है कि लोगों की परेशानी किस तरह से दूर हो जाए इस पे, और बहुत जितनी जल्दी फैसला लेगी सरकार और जितनी जल्दी ब्यूरोक्रेसी इस पे फैसला लेगी उतना फ़ायदा होगा। लेकिन अभी तक जो भी 13, 14, 17 फैसले बदले गए हैं, इससे बहुत बड़ा लोगों को, आम लोगों को लिए जो कतारों में खड़े घंटों दिन, और सुबह से बस 6-7 बजे निकला हूँ दिल्ली से, और लोग लाइन कतारों में, बैंकों के बाहर ताले लगे हुए हैं और लोग कतारों में खड़े, और एक यानी आधा किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। आप सोच सकते हैं कि घर से वो कितने बजे निकले होंगे, वो लोग कितने बजे से कतारों में लगे होंगे। तो ये इन परेशानियों को सरकार जितनी जल्दी दूर करेगी, उस सरकार की सेहत के लिए भी ठीक है और आम लोगों के लिए भी ठीक है, जो पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में आप देखिए, अभी तो सर्दी इतनी नहीं है, अभी सर्दी बढ़ जाएगी, तो आप देखिए क्या हाल होगा सीनियर सिटीजन्स का। हाँ, निश्चित तौर पे बहुत सारी परेशानी, बहुत फिर कोई नया नियम आएगा। हाँ, फिर आप अभी देखिए, अभी कई जिस तरह की चीजें, उसमें लगता है कि अगले कुछ दिनों में आज भी कुछ फैसले हो सकते हैं, नियम बदलने कल भी हो सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, जो नियम बनाए जा रहे हैं सीनियर सिटीजन की अलग लाइन, आप कई जगह देखोगे सीनियर सिटीजन की कोई अलग लाइन नहीं है। कई जगह नहीं, आप मतलब कई जगह देखिए, बल्कि ये किसकी जिम्मेदारी है? निश्चित देखिए, जिम्मेदारी सरकार की। सरकार बहुत सारी जगह मैंने देखा कि लोग कुर्सियां लाए, ग्रामीण इलाकों में जाइए तो वहाँ अब लोग कई चीज़ें हैं कि कुर्सी ला के भी कितनी देर लाइन में खड़े रहेंगे वो। तो जिनका घर पास है वो कुर्सी ला के बैठे हुए, बड़े बुजुर्गों के लिए। लेकिन यह है कि आप अगर 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और 10 बजे, 11 बजे, 10 बजे बैंक खुलता है, तो 3 घंटे 4 घंटे जिस तकलीफ स्थिति होती है, ये बहुत कष्ट होता है इसमें। और कितने दिन लाइन में खड़े रहेंगे? आपने 2000 रुपये निकाले, आप 2000 रुपये में आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो होता है कि क्या वो हम लोग बचपन में सुना था, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेश जाऊं। तो वही हाल है कि क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेश जाऊं। बड़ी रकम नहीं है आज के दौर में, हम सबको पता है। हाँ। लेकिन बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए कि संवेदनशील हो कुछ मामलों में। जिस तरह से मौतें हो रही हैं, उनके घर में जाके ये पूछा जाए कि आखिरकार क्यों परेशानी आई, किस वजह से ये मौत होगी। जिस तरह से आप जांच की बात कर रहे हैं, जांच करके क्या हो जाएगा? जो चला गया वो चला गया। संसद में शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। नोटबंदी के मुद्दे पर आज भी सदन में संग्राम देखने को मिल सकता है। विपक्ष नोटबंदी के मुद्दे पर जहां सख्त रुख बनाए हुए है और पीएम से पूरे मामले पर जवाब मांग रहा है, तो वहीं सरकार अपने रुख पर कायम है। सरकार नोटबंदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम बता रही है और ये कह रही है कि ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। इससे पहले चौथे दिन भी नोटबंदी पर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने सरकार पर जमकर वार किया था। बीएसपी सांसद मायावती ने मांग की कि बैंकों की लाइनों में हुई मौतों पर श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नोटबंदी के दौरान जो लोग लाइन में खड़े होकर मरे, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। इसे लेकर लगातार नारेबाजी होती रही, जिसके चलते कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने फिर भारी हंगामा किया और सदन का कार्य स्थगित करके
मत विभाजन वाले नियम 56 के तहत तत्काल चर्चा कराने की मांग की। सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा कि ये कदम कालाधन, भ्रष्टाचार और जाली नोट के खिलाफ उठाया गया है और वो नियम 193 के तहत चर्चा कराने को तैयार है। हालांकि विपक्षी दल कार्य स्थगित करके चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहे और इसकी वजह से लोकसभा में काम कम और हंगामे की तस्वीर ज्यादा नजर आई। तो राज्यसभा में हमने मांग की थी सभी पार्टीज ने कि ये जो 60-70 के करीब लोग मारे गए हैं जब से ये नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई डिमोनेटाइजेशन वाली, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, गरीब, औरतें, लाइन में खड़े रहने वाले किसान, उनकी भी तो मृत्यु हुई और गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से उनकी मौत हो गई। तो उनको भी सदन में श्रद्धांजलि देनी चाहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं फैजल इमाम जी का। सर, आपसे यही जानना चाहूंगी, हमेशा की तरह ये भी सत्र हंगामे की भेंट ही चढ़ रहा है। राजनीति ज्यादा हो रही है या फिर वाकई लोगों के बारे में विपक्षी दल सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ सियासत, मुझे लगता है कि सियासत ज़्यादा हो रही है। ठीक है कि मौतें हो रही हैं, लोगों को परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियों का हल कोई सियासी दल नहीं ढूंढ के दे रहा है कि किस तरह से होना चाहिए। वो भी अपनी, बस चूँकि एक मौका मिला है सरकार को घेरने का, तो सरकार को घेर रहे हैं। इस पे गंभीरता से मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी दल इस पे गंभीरता से आप कोई विचार कर रहा है कि आखिर इसका किस तरह से इसका हल ढूंढा जाए। उन्हें सरकार को भी सुझाव देना चाहिए कि ये परेशानी हो रही है, आप आए और सब मिल के बैठ के हम बात करें, और सरकार को भी थोड़ा लचीला रुख अख्तियार करना चाहिए इस पर कि बातचीत होनी चाहिए। और सत्रों का जहाँ तक हाल यह है तब ना कि पिछले कई सालों से हम लोग यही देख रहे हैं कि राज्यसभा हो, लोकसभा हो, चाहे आज जो लोग सत्ता में हैं या कल जो लोग विपक्ष में थे, वो सरकारें चलने नहीं दी है, सदन चलने नहीं दे रहे हैं। और लोग आम, वही फिर आप एक तरफ तो आम लोगों की बात कर रहे हैं कि आम लोग, और पैसा आम लोगों का एक ही टैक्स से ही जा रहा है जो सदन में बर्बाद हो रहा है, सदन नहीं चलने की वजह से। तो इस पे सियासत तो हो ही रही, सियासत ज़्यादा हो रही। इस पे आप तमाम पार्टियों को मिल बैठ के इस पे बात करनी चाहिए कि किस तरह से आगे का हल रास्ता निकाला जाए। एक सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, ठीक है, पॉलिसी आम लोगों के हित में नहीं है, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और किस तरह से रास्ते निकाले जाए, रास्तों पे बात होनी चाहिए। अब सिर्फ हो हल्ला हंगामा करने से कोई बहुत बड़ा फायदा होने का आम लोगों को नहीं। वो लोग कतार में खड़े रहेंगे, विपक्ष के या राहुल गांधी या केजरीवाल या ममता बनर्जी के रिजर्व बैंक या बैंकों के बाहर लोगों को कतारों में खड़े होने की परेशानियों को जानने से कोई परेशानी दूर होने वाली नहीं है। बिल्कुल, उन्हें तो सरकार के साथ मिलकर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाकर ये बात करनी चाहिए कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से इसका हल निकाला जाए। तो इन सारी चीज़ों को तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को भी समझना चाहिए कि किस तरह से हम इसका हल निकालें। बिल्कुल, कम से कम उन मुद्दों पर तो इस तरह से बहस नहीं होनी चाहिए जो मुद्दा सीधे गरीब तबके से या फिर मिडिल क्लास से या फिर आम जनता जो इस वक्त परेशान है उससे जुड़ा हुआ है। कम से कम उसके लिए एक बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए। और जी, आप हल्ला, अगर सदन हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा, उसका कोई फायदा नहीं है। कोई आम लोगों को फायदा। अब बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ रहे हैं। देश के 7 राज्यों में 4 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को हुए उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। ये नतीजे नोटबंदी के बाद जनता के रुख को तय करेंगे। सबसे ज्यादा निगाहें लगी हैं मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा और नेपानगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव नतीजों पर। इन उपचुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर को भी मुद्दा बनाया था। अब देखना यह है कि शिवराज का ये दाव कितना कामयाब होता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की कुछ बिहार और तमलुक लोकसभा सीटों के उपचुनाव नतीजे भी आ जाएंगे। वहीं मोंटेश्वर विधानसभा सीट का नतीजा भी आज ही आएगा। इसके साथ ही असम में लखीमपुरी लोकसभा सीट और बैथालांगसो विधानसभा सीट, वहीं तमिलनाडु में तिरुपराकुद्रम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आएंगे। पादुचेरी में नेलीथोपे विधानसभा सीट, अरुणाचल प्रदेश की हायुलियांग विधानसभा सीट और त्रिपुरा की बरजाला और खोवाई विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश और असम अहम है, जहां 2 लोकसभा सीटों के नतीजे आ रहे हैं।
एक बार फिर से रुक करते हैं फैसल इमाम जी का। फैसल इमाम जी, इस दौरान जब से मोदी सरकार आई है बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे हैं, चाहे आप JNU का मुद्दा ले लीजिए, कोई बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे हैं, लेकिन ये नोटबंदी का मुद्दा है वो उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, और बहुत कुछ पता चल जाएगा कहाँ पलड़ा भारी है। वो देखिए, उपचुनाव ठीक है, उपचुनाव के नतीजे को हम सियासी दल अगर नतीजे अगर सत्ता पक्ष के साथ में आए तो सत्ता पक्ष कहेगी कि, और विपक्ष के पक्ष में आए तो अपनी अपनी राजनीति होगी। उपचुनाव के नतीजे बहुत ठीक है कि नोटबंदी के बाद ये बड़ा ये एक लिटमस टेस्ट भी इसको हम बार बार कहते हैं अंग्रेजी में कि लिटमस टेस्ट है, खास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद। लेकिन उपचुनाव का नतीजा बहुत ज़्यादा असर डालेगा पूरी राजनीति पर, ऐसा लगता नहीं है। ठीक है कि दिल को बहलाने को ज़रूर है कि चाहे जिस पार्टी के पक्ष में, जिस दल के पक्ष में भी आए वो अपने दिल, लेकिन ये ठीक है कि उपचुनाव है तो उपचुनाव में सरकारों के कामकाज का आकलन होता है। अब खास के मध्य प्रदेश की बात आपने जिक्र की और असम की जगह जहाँ दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन दोनों के लिए ज़रूर अगर उनके पक्ष में नहीं आया, नतीजे उनके खिलाफ गए तो शिवराज सिंह चौहान के भी कामकाज पर सवाल उठेंगे। और जाहिर है कि जब एक नोटबंदी की बात पूरे देश में जिस तरह से एक हम तमाम लोग परेशान हैं, तो उस पर भी उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी नीति उपचुनाव के नतीजों को हम पूरी एक आम चुनाव से या किसी दूसरे चुनाव के नतीजों से जोड़ के नहीं देख सकते। लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर यह है कि सियासी दल इस पर अपने अपने गणित बैठाएंगे और लाभ हानि का अपने अपने पक्ष में दलीलें देंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस हादसे की जिसमें 149 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, कानपुर के पुखराया में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या अब तक 149 हो चुकी है। हादसे में कई लोग अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या में अभी और भी इजाफा हो सकता है। हालांकि दुर्घटना के बाद रेलवे ट्रैक चालू हो गया है, मालगाड़ी निकालकर ट्रैक को शुरू किया गया है। इससे पहले सोमवार को पटना इंदौर एक्सप्रेस हादसे को लेकर लोकसभा में हंगामे के बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बयान दिया। उन्होंने रेल दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हादसे की फॉरेंसिक जांच होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। एक बार फिर से रुक करते हैं फैसल इमाम जी। फैसल इमाम जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक, जैसा कि बोला कि इसकी जांच होगी, हमारी मेमोरी इतनी ज्यादा शॉर्ट होती है कि जांच होगी, कब हुई, क्या निकला, कुछ पता नहीं, बस जब तक हादसा हुआ उसके 1 हफ्ते तक हम लोग सोचते हैं। दूसरा सवाल ये कि जब एक बार हादसा हो जाता है तो दोबारा हादसा होता ही क्यों है? ये 2 सवाल मेरे। नहीं, देखिए, जांच की जैसे मैंने अभी बात की कि जब नोटबंदी की वजह से जिन लोगों की जाने गए उनकी जांच की भी बात हो रही। इन जांच होती रहती है इस देश में, कमीशन बने, फिर मैं अपनी बात को दे रहा हूँ कि जांच होती रहती है। उस जांच की रिपोर्ट पे क्या हुआ पता नहीं, और अब जांच करके आप करेंगे क्या? और हम किसी हादसे के बाद ही इस तरह की बातें क्यों करते हैं? वही आप इससे पहले क्यों नहीं सारी चीज़ों को अपनी चुस्त दुरुस्त करते हैं? सरकार नहीं आई, सुरेश प्रभु को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही है, रेल मंत्री है, उन्होंने किराए भी बढ़ाए, तरह तरह के प्रयोग किए, लेकिन जिस सुरक्षा की बात हम बराबर करते रहते हैं वो सुरक्षा क्यों नहीं हुआ? आप सुरक्षा के कदम क्यों नहीं उठाया जाता? ऐसी बातें आ रही हैं कि उसमें चूँकि एक्स्ट्रा कोचेस लगाए गए थे, अतिरिक्त डब्बे लगाए गए थे, इसलिए वो इंजन के उसका ढो नहीं। तो हमारी चीज़ें, हमारे आज भी ट्रैक पुराने हैं, कोचेस पुराने हैं, डिब्बे पुराने हैं। आप अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए तो लोगों को ले जाते हैं, लेकिन जो डब्बे, जो आप देखिए कि क्या स्थिति होती है स्लीपर्स क्लास में आज की, जिस तरह से वो एक जनरल डब्बा बन जाता है उसको, और जो कामकाज करने वाला वो कर्मचारी है रेलवे के, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें सरकार ध्यान देती है। हम कोई हादसा होता है, हम शोर करते हैं, हम शोक मनाते हैं, हम जांच करनी, किन दोषियों को सजा देंगे? आज तक इस देश में इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई, हमने तो नहीं सुना कि किसी दोषी को आपने सजा दी। कोई बड़ा अधिकारी को इसमें आप सस्पेंड नहीं किए या नौकरी से बर्खास्त नहीं करते हैं। बर्खास्त कीजिए ना, आप किसी को जिम्मेदारी आप दीजिएगा, किसी गैंगमैन को दे दीजिएगा, किसी छोटे कर्मचारी को दे दीजिएगा और छुट्टी कर लीजिएगा। आप किसी बड़े अधिकारी को क्यों नहीं करते?
बिल्कुल। और इस देश में सिर्फ एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने ही इस्तीफा दिया था जब वो रेल मंत्री थे, दुर्घटना हुई थी। तो ये तो हिम्मत होनी चाहिए लोगों को। भाई बहुत जरूरी है कुछ ऐसा एग्जाम्पल कोट करने की लोगों के सामने, उनको विश्वास दिलाने की कि सरकार आपके साथ है। अगर आप ट्रेन बढ़ा देते हैं, आप ट्रेन की आवाजाही ज्यादा कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस रेशो में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए, वो बेहद जरूरी है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। रेलवे के बड़े अधिकारियों के यहाँ रेलवे के कर्मचारी काम करते रहते हैं, जिस तरह से पुलिस बड़े अधिकारियों के पुलिस सिपाही काम करते रहते हैं, जाके वहाँ उनके घरेलू काम करते रहते हैं, इसी तरह रेलवे कर्मचारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है, लेकिन रविवार को पुखराया में हुए ट्रेन हादसे की वजह से मुलायम सिंह यादव ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। नेताजी के जन्मदिन पर होने वाली सभी आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि नेताजी और पार्टी ने जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है क्योंकि बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। आपको बता दें कि ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 150 के करीब अब पहुंच गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इधर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद समाजवादी पार्टी बुधवार यानी कल गाजीपुर में होने वाली सपा की रैली की तैयारी में जुट गई है। सपा की इस बड़ी रैली को मुलायम सिंह यादव संबोधित करेंगे और इसी के साथ वो यूपी में चुनावी बिगुल भी फूंकेंगे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रैली की तैयारी में जुटे हैं। इससे पहले गुटबाजी के चलते आजमगढ़ में होने वाली मुलायम की रैली को रद्द कर दिया गया था। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं लाइव। खुर्रम, जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों की, आज वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे मुलायम सिंह यादव क्योंकि रेल दुर्घटना की वजह से। किसी और तरह का कोई छोटा सा प्रोग्राम हो, आज किस तरह से अपने दिन को वो सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, आज बड़ा दिन था समाजवादी पार्टी के लिए और मुलायम सिंह यादव के लिए। आज 78वां जन्मदिन था मुलायम सिंह यादव का और आज के दिन कई कार्यक्रम होने थे, लेकिन जो रेल हादसा हुआ उसके बाद से मुलायम सिंह यादव ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और सारे सेलिब्रेशंस को भी रद्द कर दिया है आज के दिन जो होने थे। और साथ में ये कहा भी है सारे कार्यकर्ताओं से कि वो आज के दिन को कोई भी सेलिब्रेशन ना करें, बधाई संदेश ना दें, क्योंकि बड़ा दुखद दिन है वो रेलवे हादसे की वजह से। ये कई वजहों से देखा जा सकता है। जो यहाँ पे राजनीतिक जानकार उनका कहना है कि ये इलेक्शन फैक्टर है, क्योंकि अगर आप याद करिए कि तकरीबन 3 साल पहले इसी सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, लेकिन सफाई का जो पूरा कार्यक्रम था वो रद्द नहीं हुआ था और काफ़ी उनकी आलोचना भी की गई थी। आज की हम बात करें, क्योंकि इलेक्शन है अगले साल, तो मानवीय संवेदना दिखलानी है। मध्य प्रदेश के जो MP शिवराज सिंह चौहान वो भी खुद आ गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें ऐसे थे जो मध्य प्रदेश के थे, वहीं से ट्रेन इंदौर से आ रही थी, तो वो खुद डॉक्टरों की टीम के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ बाकायदा लोगों को असिस्ट किया था, लोगों घायलों से मिले भी थे अस्पताल जा करके। तो वहीं मुलायम सिंह यादव ने भी किया। ये मानवीय है। देखिए, अगर आप इलेक्शन हटा दीजिए तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक बड़े नेता से कि अगर कोई बड़ा हादसा हुआ है, लोगों की मौत हुई है, तो कम से कम कोई खुशी का मौका अगर उनके यहाँ है तो वो उसको सेलिब्रेट ना करें, अगर हो सके तो उसको टाल सकें। तो वही मुलायम सिंह यादव ने किया है। और जो जानकार कह रहे हैं उसको एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से अपना पूरा जो सेलिब्रेशन था उसको रद्द किया है, वो साफ बताता है कि आज भी नेताओं मानवीय संवेदना है। क्योंकि अगर याद होगा, हम इतिहास के पन्नों में झांके तो पाएंगे कि जब रेल हादसा हुआ है तो रेल मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है। तो आप रेल हादसा तो रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर एहसास करा सकते हैं कि आपको कितना दुख हुआ है, कितनी आपको अपनी क्षति को आपने महसूस किया है। क्योंकि तकरीबन 150 से ऊपर मौतें हुई इस रेल हादसे में और और कई परिवार ऐसे हैं जो शोकाकुल हैं, शोक संतप्त हैं और उनका साथ देने के लिए मुलायम सिंह यादव ने किया। तो एक बड़ा फैसला है मुलायम सिंह यादव का हर नज़रिए से, जो उन्होंने अपने सेलिब्रेशन को रद्द किया है और उन्होंने गुहार लगाई है। कई ज़िलों में आज रक्तदान किया जाएगा। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव का जो जन्मदिन है उसको अपना ब्लड डोनेशन के जरिए याद किया जाएगा। अस्पतालों में फल बांटे जाएंगे, अस्पतालों में दवाइयाँ बांटी जाएंगी, लोग मदद की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कैश क्रंच का जो स्थिति पैदा हो गई उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में बीमारों और तीमारदारों के बीच में,
तो उनके बीच जाकर कैश जो उनको पैसा देकर ही मदद, आर्थिक मदद भी पहुंचाएंगे सपा कार्यकर्ता। तो देखना ही होगा कि आज के दिन किस तरीके से, लेकिन ये भी देखना होगा। चलिए खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, दावा है कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली और लखनऊ के बीच का सफर का वक्त खासा कम हो जाएगा। तो वहीं सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इस एक्सप्रेसवे के सहारे एक बार फिर यूपी में वो समाजवादी परचम लहरा सकेंगे। तो वहीं सपा के इस भरोसे पर विपक्षी दलों ने तीखा प्रहार किया है। विपक्ष के लिए एक्सप्रेसवे सूबे की जरूरत से अधिक सपा की सियासी जरूरत है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। शायद यही वजह है कि सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ से दिल्ली जाने का रास्ता सुगम और कम वक्त में पूरा करने की कामयाब कोशिश की है। लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त पूरा यादव कुनबा मौजूद रहा। इस मौके पर अखिलेश ने दावा किया कि विकास की जो बयार उन्होंने बहाई है वह किसी और की बस की बात नहीं। आने वाले समय में मैं ये बात कह सकता हूं अपने तमाम समाजवादी साथियों के सामने, जो काम समाजवादियों ने किया ये उदाहरण बनाए न केवल देश के लिए बल्कि तमाम जो उत्तर प्रदेश को कहते थे ये पीछे है, पिछड़ा प्रदेश है, उन प्रदेशों को भी ये उदाहरण बना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे काम हो सकता है। लेकिन इस अत्याधुनिक और सबसे तेज बनने वाले एक्सप्रेसवे का एक पहलू और भी है। भले ही अखिलेश ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया हो, लेकिन आम जनता को फिलहाल इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि आम जनता इस एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी दिसंबर के आखिरी हफ्ते से ही दौड़ा पाएगी और इसी मुद्दे ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। ज्यादातर पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई है, वहां बेटा होते ही तय हो जाता है, वहां बेटा होते ही तय हो जाता है कि वो पार्टी का नेता कौन हो। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो आज उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, ये अभी पूरा तैयार नहीं है, ये अब कच्चा है। लेकिन उनको मालूम है सपा मुखिया को कि सपा सरकार के मुखिया को भी, सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी ये मालूम है कि वो दोबारा से पावर में आने वाले नहीं। एक्सप्रेसवे के रियलिटी चेक के जरिए साबित किया गया था, अगर कार 110 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही है तो भी कार के डैशबोर्ड पर रखा गिलास का पानी नहीं छलकेगा। ये रियलिटी चेक संकेत हैं कि अखिलेश सियासी तौर पर क्या साबित करना चाहते हैं। अभिषेक पांडे के साथ खुर्रम निजामी, APN लखनऊ। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुर्रम निजामी लखनऊ से। खुर्रम, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि मायावती ने कहा कि पूरी तरह से बना नहीं है ये ट्रैक, और दूसरी बात ये आम जनता के लिए कब खुलेगा? अगर ये पूरी तरह से बन गया है तो आम जनता के लिए कब खुलेगा ये एक्सप्रेसवे? देखिए, माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते या अगले साल के पहले हफ्ते में जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है वो आम जनता के लिए खुल जाएगा। और ये वो मौका होगा जब चुनाव का माहौल हो चुका होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, और पूरे सुरूर में लोग होंगे नेता नगरी, और साथ ही पूरे उरूज पर होगा चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में। और ऐसे वक्त पे अगर आम जनता उस एक्सप्रेसवे पर सफर कर रही होगी तो इसका बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और जिस तरह से मायावती और उससे पहले अमित शाह ने हमला किया था, अमित शाह ने तो यहाँ तक कह डाला था कि कॉस्मेटिक डेवलपमेंट पर उतारू हैं अखिलेश यादव, और वहीं मायावती ने कहा था कि आधा अधूरा है, इसको समर्पित करने का मतलब क्या था, इसका उद्घाटन करने का मतलब क्या था, ये चुनावी स्टंट है। लेकिन आप गौर करिए, इस चुनावी स्टंट ना मानते हो अगर आप इस नज़रिए देखें तो अखिलेश यादव ने पिताजी को तोहफा दिया, क्योंकि उसकी जो नींव थी वो उन्होंने ही रखी थी मुलायम सिंह यादव ने 2 साल पहले। और ये बात हुई थी 4 साल में बन जाएगा एक्सप्रेसवे, तो बाकायदा उन्होंने जिद की थी और कहा था आप बताइए। तो 3 साल से 2 साल हुआ था, और 2 साल से भी कम वक्त में 1 महीना पहले ही तैयार हो गया, और मुलायम सिंह यादव ने उद्घाटन किया। और मुलायम सिंह यादव ने कहा भी इस मौके पर कि मैं सिर्फ शिलान्यास नहीं करता हूँ, मैं उद्घाटन भी करता हूँ। यानी कि मुलायम सिंह यादव ने ये बात बताई है कि जो वो लोग कहते हैं वो करते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसको अपना ईगो बना लिया था और कहा था कि नाक की बाल बना लिया था इस पूरे प्रोजेक्ट को,
वो साफ बताता है डिटर्मिनेशन कितना है इस मुख्यमंत्री के अंदर। तो एक डिटर्मिन्ड और पॉजिटिव एटीट्यूड है सीएम अखिलेश यादव का, ये भी साबित होता है। यही वजह है कि जो विपक्षी दल है, अमित शाह हो या मायावती हो, उन्होंने हमला किया और इसका फायदा भी अखिलेश यादव को मिल रहा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाती है मुख्यमंत्री की या किसी मुख्यमंत्री की, तो उसका डिटर्मिन्ड होना बहुत जरूरी है। और इस प्रोजेक्ट से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो डिटर्मिन्ड मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो दिक्कत है वो ये है कि जो डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखलाई है वो कैंपेन के बाद और जब वोटिंग होगी तो डिटर्मिनेशन कितने लोगों को भीड़ में से, लाइन में से उनके वोटर्स में तब्दील करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तमन्ना, चलिए खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दिसंबर तक ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा ये एक्सप्रेसवे, और तभी चुनावी जो प्रचार होगा वो भी अपने चरम पर होगा। इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को इलाहाबाद स्थित स्वराज भवन पहुंची। सोनिया के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी स्वराज भवन पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़े चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करने के दौरान सोनिया ने कहा कि इंदिरा जी की सबसे बड़ी चिंता देश को मजबूत बनाने की थी, ऐसा देश बनाने की थी जिसमें हम सब सुरक्षित हो, हम सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसा देश जिसमें हम सबको गर्व हो। शहादत से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित करेगा, और ऐसा ही हुआ। स्वराज भवन में ही इंदिरा गांधी का बचपन बीता था, यहीं उनकी स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े लोगों से मुलाकात हुई, उन्हें मार्गदर्शन मिला। सोनिया ने कहा कि इंदिरा जी न केवल उनकी सास थी बल्कि उनकी मां थी। उन्हीं से भारतीय संस्कृति और मूल्यों के बारे में सीखा, उन्हीं से राजनीति के बारे में सीखा। सोनिया जब भाषण दे रही थी तभी वो अजान होने लगी। अजान होते ही सोनिया ने अपना भाषण रोक दिया और सिर ढक लिया। अजान खत्म होने पर उन्होंने फिर से भाषण देना शुरू कर दिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इंदिरा गांधी के जन्मशती वर्ष के दौरान इस प्रदर्शनी को देश के दूसरे हिस्सों में भी लगाया जाएगा। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी का। खुर्रम, किस तरह से ये पूरा प्रोग्राम प्लान किया गया और कौन कौन इस प्रदर्शनी में पहुंचा था? राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा। देखिए, सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे इस मौके पर, क्योंकि चुनावी दौर है। और अगर सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी की, और अगर वो जहां मौजूद थी हैं इलाहाबाद में, जो कि कह सकते हैं कि नर्सरी रही है कांग्रेस की, जो आज की नेता नगरी है उसकी नर्सरी भी कही जा सकती है इलाहाबाद में, और वो गढ़ माना जाता है। चाहे मोतीलाल की बात कर लीजिए या नेहरू जी की बात कर लीजिए या फिर आप इंदिरा जी की बात कर लीजिए और आप सोनिया जी की बात कर सकते हैं, तो ये एक संगम नगरी है। और जिस तरीके से अजान पे सोनिया गांधी ने अपना स्पीच को पॉज किया था, वो साफ बताता कि इमोशंस कार्ड के अलावा उन्होंने ये भी बताया गया, ये भी साबित करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि वो सभी रिलीजन्स का पूरा रिस्पेक्ट देते हैं। और जिस तरीके से इमोशनल कॉर्ड को छुआ, रिलेशनशिप कॉर्ड को उन्होंने छेड़ा है सोनिया गांधी ने, देखते हैं उसका कितना फायदा मिलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, उन्होंने साफ कहा कि इंदिरा मेरी सास नहीं, मेरी माँ थी, और मैंने उनसे ही राजनीति का गहरा सीखा है। यानी कि विरासत कैसे आगे बढ़ी, राजीव के बाद सोनिया ने क्यों संभाली कमान कांग्रेस की, उन्होंने ये साफ करने की कोशिश की और ये संकेत भी दिया है कि जो उनके पास जो आज ये कुर्सी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो इंदिरा गांधी ने उनको पास ऑन किया था। और यही वजह है कि जब राजीव गांधी जो उनके हस्बैंड थे, जब वो चले गए तो उसके बाद स्वाभाविक तौर पे वो कुर्सी उनको मिली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई गांधी परिवार की बपौती नहीं है कांग्रेस। ये कांग्रेस जो है लिगासी में आगे बढ़ रही है, बपौती नहीं है। और जिस तरीके से जब उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया तो उसके बाद सारे मसले खत्म होने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के वक्त ही क्यों वो आई यहाँ पर, और क्योंकि बड़ा मौका था, 100 साल पूरे हो चुके थे, उसके मौके पर आई थी, 100 साल पूरे हुए थे, तो एक बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन करने की कोशिश की सोनिया गांधी ने। यही वजह थी कि पूरा गांधी परिवार वहाँ मौजूद था, सारे बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। और ये देखने वाली बात थी कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ स्पीच दिया, जो बातें वहाँ रखी हैं, वो छूने की कोशिश करी, क्योंकि हम आम हिंदुस्तानी। बिल्कुल खुर्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी से उन्होंने राजनीति सीखी है और इंदिरा गांधी से उन्होंने संस्कृति जो है वो ली है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरह से ये जो लेगेसी है और ये जो राजनीति की जो सौगात है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के शिवकुटी इलाके में सोमवार देर शाम रोडवेज की बस के चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। इस घटना के बाद
जमकर हंगामा हुआ। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। लोगों का गुस्सा सरकारी रोडवेज बसों पर निकला। नाराज लोगों ने कई बसों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान 2 बाइक समेत एक टैंकर को भी आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। लखीमपुर खीरी निवासी मोनिका अपनी बहन के साथ इलाहाबाद में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी। साथ ही प्रयाग संगीत समिति से पियानो भी सीख रही थी। शाम वो कॉलोनी के बाहर किसी काम से निकली थी। सड़क पार करने के दौरान एक अनुबंधित बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और हंगामा किया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी और कांग्रेस हाईकमान प्रदेश में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जहां केंद्रीय नेता उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं, वहीं कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली से ही अब उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों पर नजर बना रखी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष डांगवाल सीधे देहरादून से। जी मनीष, क्या अपडेट है? जो उत्तराखंड में है चुनावी माहौल यहाँ पर गर्म हो गया है और भाजपा हाईकमान की बात करें या कांग्रेस हाईकमान की बात करें, पूरी तरीके से अब उत्तराखंड में यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। भाजपा की सत्ता परिवर्तन यात्राओं में जहाँ भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं वो भी यहाँ पर उत्तराखंड का जहाँ रुख कर रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कुछ दिनों पहले जो प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी है वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक यहाँ पर ले चुके हैं। और खास बात यह है कि आज जो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं वो यहां पर मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहां पर मुलाकात करने वाले और मुलाकात के दौरान जो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं उनका यहां पर सोनिया गांधी फीडबैक लेंगी और हो सकता है कि सोनिया गांधी यहां पर कुछ दिशा निर्देश भी यहां पर कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत को दे। जो यहां पर मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, क्योंकि सरकार और संगठन में जो यहां पर तालमेल की कमी नजर आ रही थी, वो हो सकता है कि उसको लेकर भी यहां पर सोनिया गांधी कुछ दिशा निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को देंगे। और खास बात यह है कि अब जब बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा प्रदेश में चल रही है, उसका जवाब यहां पर कांग्रेस ने सतत विकास संकल्प यात्रा के जरिए दिया है। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी के समक्ष कांग्रेस संगठन और कांग्रेस सरकार जो मुखिया हरीश रावत हैं वो यहां पर स्पष्टीकरण देंगे कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां उनकी ओर से यहां पर प्रदेश में चल रही हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो यहां पर बातचीत चलेगी, जो बैठक यहां पर सोनिया गांधी के साथ यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और मुख्यमंत्री हरीश रावत की होनी है, उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है और क्या कुछ यहाँ पर टॉनिक यहाँ पर सोनिया गांधी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले। मनीष, आपका तमाम जानकारी आपसे आगे खबरों में लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में जारी है। कुमायूं मंडल की यात्रा आज अल्मोड़ा पहुंचेगी, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में सबकी नजरें अमित शाह के भाषण पर हैं कि वो आज प्रदेश की रावत सरकार पर कैसे निशाना साधते हैं। रुक करते हैं एक बार फिर से हमारे संवाददाता मनीष जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आज जो सबकी नजरें इस रैली पर रहेंगी? जी बिल्कुल, जो बीजेपी की जो सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है उसके तहत आज जो बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा है, जो कुमाऊं मंडल की जो यात्रा कुमाऊं में चल रही है, वो यहां पर आज अल्मोड़ा पहुंच रही है। और खास बात यह है कि जो अल्मोड़ा में एक रैली को यहां पर संबोधित करने वाले हैं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं, वो यहां पर अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को यहां पर संबोधित करने वाली है। और खास बात यह है कि जो अल्मोड़ा है वो यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का भी गढ़ है और जो मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं उनका भी ये यहाँ पर गढ़ माना जाता है। जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत का अच्छा खासा वोट बैंक भी यहाँ पर है और अल्मोड़ा जिले से यहाँ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आते हैं। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या कुछ आरोपों के बाण अब यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर अमित शाह यहाँ पर प्रदेश सरकार पर छोड़ते हैं। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने यहाँ पर देहरादून में यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह
पहुंचे थे तो पूरी तरीके से उन्होंने प्रदेश सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो कांग्रेस हाईकमान है उसको भी यहाँ पर जो निशाने पर लिया था। और खास बात यह है कि राहुल गांधी पर राहुल बाबा के नाम से उन्होंने काफी यहाँ पर चुटकियां ली थी। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यही होगी कि आज जो बीजेपी जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक स्टीफन मरांडी को इस वर्ष के उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलेगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मरांडी को सम्मानित करेंगी। इसके अलावा 3 विधानसभा कर्मियों और कई पूर्व विधायकों को भी सम्मानित किया जाएगा। आज ही रांची में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक भी है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। और झारखंड की खबरों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं रफी सामी। जी रफी। जी, अगर झारखंड की आज की खास महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो जैसा कि आज झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर के विधानसभा सभागार में समारोह होना है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज भव्य समारोह विधानसभा सभागार में होगा। मुख्य अतिथि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। विधानसभा अध्यक्ष सहित पूरे मंत्री के साथ साथ हजारों की संख्या में सदस्य, कार्यकर्ता और राज्य की जनता उपस्थित होंगे। आज झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक स्टीफन मरांडी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा। एक पिछले साल प्रदीप यादव को किया गया था, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टीफन मरांडी है, उनको उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 3 विधानसभा कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पूर्व विधायक है, साथ साथ राज्य के कई नामचीन व्यक्ति, नामचीन युवा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष ये परंपरा रही है झारखंड सरकार की कि झारखंड स्थापना दिवस और झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर इस तरह का समारोह करती है और इस मौके पर राज्य के लोगों को सम्मानित करती है ताकि लोग भी काफ़ी उत्साहित रहे और उन्हें देख करके लोग, जो राज्य की जनता है, वो भी ये सीख ले कि अगर उनके द्वारा उनके जैसा काम किया जाएगा तो हमें भी एक दिन सम्मानित किया जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों के लिए। और आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नोटबंदी की वजह से जहां सभी जगह अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और शहरों में बैंकों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, वहीं आरबीआई ने डिस्ट्रिक्ट बैंकों को पुराने नोटों की लेन देन प्रक्रिया पर पाबंदी रखी है, जिसको लेकर मुंबई कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक ने आरबीआई की इस आपत्ति पर सवाल खड़ा किया है। जिला सहकारी बैंक अधिकतर गांव में होते हैं, इसलिए गांव में रहने वाले लोगों पर इसका ज्यादा असर हो रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपनी संवाददाता स्वीटी आदिमूलम से, जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। जी स्वीटी, डिटेल में आपसे इस खबर के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज अहम होगा फैसला, क्योंकि सुनवाई के दौरान जो कोऑपरेटिव बैंक है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो आए हैं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो क्या कुछ जस्टिस के बेंच कहते हैं इस पूरे मामले पर, ये देखना होगा, क्योंकि जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह भी इस सुनवाई के दौरान कल मौजूद थे। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो याचिका है वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है डीमोनेटाइजेशन को लेकर, लेकिन जो याचिका करता थे उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो उनकी याचिका है, ये जो अपील है कोर्ट में, वो डीमोनेटाइजेशन को लेकर नहीं है, बल्कि आरबीआई के गाइडलाइंस को लेकर है। क्योंकि सारे बैंक्स, अगर शहरों की बात करें तो वो खुले हैं और वहां पर लेन देन की प्रक्रिया शुरू है। जो शहर में रहते हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है अपने पैसे जमा करने के लिए, लेकिन अगर गांव की बात करें तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सबसे ज्यादा है, तो वही बंद है। तो लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल है। इसी माहौल को लेकर इसी याचिकाकर्ता ने जो है याचिका अपील की है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब कोर्ट का क्या रुख होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स फिलहाल मुंबई में बंद है और अन्य गांव की बात करें तो वहां पर भी बंद है। तो गांव में जो किसान होते हैं उन्हें अधिक तौर पर ज्यादा परेशानी हो रही है। तो क्या कुछ अनिल सिंह, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है मुंबई हाई कोर्ट में, जब आएंगे सुनवाई के दौरान, तो क्या कुछ सरकार का पक्ष रखेंगे, क्या कुछ बैंक ऑफ यूनियन का पक्ष रखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं बता दें कि जो
राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर अपनी टिप्पणी कर रही है। वो कह रही है कि सरकार किस तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को बंद रख सकते हैं, लेन देन की प्रक्रिया से उन पर पाबंदी रख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये जो मांग खास तौर पर की है, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, चाहे फिर वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, लगातार सरकार को कह रही है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से पाबंदी हटाए, ताकि जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, खास तौर पर किसान जो है, उनकी समस्याओं में थोड़ा सा दिलासा उन्हें मिले। तो ऐसे में आज की जो सुनवाई होगी वो काफी अहम होगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स पर से पाबंदी हटाई जाती है या नहीं, वो देखना दिलचस्प होगा। आरबीआई की तरफ से जी स्वीटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, वेकअप जिंदगी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ अखबारों की तमाम हेडलाइंस लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए एपीएन न्यूज।